बिहार बना चंडू खानों की खबरों का अड्डा। मित्रों, मैं राजेश सिरोठिया दोपहर मेट्रो के लिए आपके सामने बिहार चुनाव को लेकर शुरू हुई सुगबुगाहट के संबंध में बात रखना चाहता हूँ। अभी बिहार चुनाव को 4 महीने हैं और वहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे अगले ही महीने चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह की चंडू खाने की खबरें आ रही हैं कि एनडीए में फूट हो जाएगी, आरजेडी में तेज प्रताप यादव कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी तो जो कि बहुत तेजी से अपना जनाधार बना रही है और प्रशांत किशोर जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं वो कोई असर नहीं छोड़ पाएंगे। आदि आदि ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आधार बनाया गया है 2020 के हुए चुनाव को लेकर। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ एनडीए ने जो उम्मीदवार उतारे थे उनमें 115 उम्मीदवार, सबसे ज्यादा 115 उम्मीदवार जनता दल यू के थे, यानी कि नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा सीटें अपने लिए हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों के साथ में मैदान में आई थी। चिराग पासवान ने अपनी लोकतांत्रिक जनतांत्रिक पार्टी को अलग कर लिया था। वीआईपी पार्टी को 13 टिकट मिले थे और वहां हम हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा यानी हमको 7 सीटें मिली थी। जब नतीजों में ये तब्दील हुए चुनाव तो लालू की राष्ट्रीय जनता दल 77 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हुई, लेकिन बीजेपी की स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा थी और 110 में से 74 सीटें उसने हासिल की और सबसे पुअर स्ट्राइक रेट थी हम जैसी पार्टी की और नीतीश कुमार के जनता दल यू जैसी पार्टी की। जनता दल यू 4 सीटें जीत पाया, वीआईपी पार्टी जो है वो 13 में से 4 और हम जो है वो 7 सीटों में से 4 सीटें जीत पाई थी। कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन ऐसा हुआ था कि 38 सीटें ऐसी बनी थी जिनमें कि जो चिराग पासवान जो नीतीश कुमार से नाराज हो गए थे उनके कारण जनता दल यू की सीटों का अंतर जो है बहुत कम हो गया था और 38 सीटों में से जो है सीधी सीधी 26 सीटें तो ऐसी थी जहां पर कि जो जनता दल यू को मिली वोट और चिराग पासवान की लोजपा को मिली वोट, जबकि लोजपा तब चाचा भतीजे एक थे और अविभाजित पार्टी थी। तो उस वक्त जो है 26 सीटें ऐसी थी जो चिराग पासवान के कारण हार गए थे। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी जो है खुद एक सीट जीत पाई थी मैथिली की, और वो भी 333 वोटों के अंतर से। 2020 का चुनाव जैसा कि आपको पता है, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने लोकतांत्रिक जनतांत्रिक पार्टी को, जो कि अविभाजित थी, उनके चाचा भतीजे साथ थे, उन्होंने अपने आप को एनडीए गठबंधन, बल्कि उनकी नाराजगी मूलतः जो है वो नीतीश कुमार से थी, उसके चलते उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और जो 115 सीटों पर जो चुनाव लड़ी थी वो जनता दल यू नीतीश कुमार की, उसके 32 कैंडिडेट जो है चुनाव हार गए चिराग पासवान की लोकतांत्रिक जनता पार्टी के कारण। इनमें से 26 सीटों पर तो ऐसी स्थिति थी कि चिराग पासवान की लोजपा को जितनी वोटें मिली थी वो नीतीश कुमार की पार्टी की हार के अंतर से ज्यादा थी।
5 सीटें ऐसी थी जिन्हें जेडीयू वो दूसरे स्थान पर थी। एक सीट ऐसी थी मैथानी केवल, यानी कि चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया, उससे उसको केवल मैथानी सीट मिली। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि लोकतांत्रिक जनता पार्टी में दो फाड़ हो गई, चाचा भतीजे अलग हो गए। पहले चाचा मंत्री बन गए केंद्र के, बाद में 2023 में चिराग पासवान की री एंट्री हुई एनडीए में, और वो 2024 के लोकसभा चुनाव में पांचों की पांचों सीटें जीतकर केंद्र में मंत्री बने। यानी कि साफ है कि उनकी स्ट्राइक रेट एनडीए में आते से बढ़ गई। अब ये बातें तो हो गई अतीत के आईने की, अतीत के आंकड़े की, कि 115 सीटें पाकर जनता दल यू का स्ट्राइक रेट बहुत ही लचर रहा। कांग्रेस जो है वो 110 में से 74 सीट जीत के सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट अपना रखा उसने। और लालू की जनता दल जो ज्यादातर सीटों पर लड़ रही थी, तो उसको 2-3-4 सीटें ज्यादा मिल गई बीजेपी से। तो बीजेपी दूसरे दल की पार्टी होने के बावजूद भी उन्होंने एनडीए में एक अपना नैतिक धर्म निभाते हुए नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए रखा। लेकिन तब वो जो नीतीश कुमार हैं उनकी आयु 70 के पार नहीं थी। आज वो 70 के पार नहीं, 75 के पास खड़े हुए। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जो है उनकी स्मृति खोने लगी है, वो अनर्गल प्रलाप करने लगे हैं, अप्रासंगिक बातें करने लगे हैं। कुल मिला के जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल में लालू यू जनता दल की जो लालू यादव की जो पार्टी थी, तो लालू यादव ने उम्र के तकाजे, अपनी बीमारी और सारी चीजों को समझते हुए अपनी सत्ता की डोर जो है अपने पुत्र के हवाले, छोटे पुत्र तेजस्वी के हवाले कर दी। लेकिन लालू जो है की स्थिति एक बताकर कहें कि चुसे हुए आम की तरह, तो आज नीतीश कुमार भी चुके हुए नेता की तरह नजर आ रहे हैं। इसी के चलते नीतीश कुमार जो अभी तक अपने आप को परिवारवाद की राजनीति से अलग करके चल रहे थे, उन्होंने अपने बेटे निशांत कुमार को इंट्रोड्यूस कर दिया है सार्वजनिक जीवन में। 49 साल के बिरला इंस्टीट्यूट से आईटी के स्नातक निशांत कुमार अब आगे आए जरूर है, लेकिन अभी तो बिल्कुल उनका एंट्री हुई है और राजा का बेटा राजा बनेगा, वो वाली हालात एनडीए में एकदम से नहीं बन सकते। अगर ऐसा होता तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कांग्रेस से हाथ मिला के मुख्यमंत्री नहीं बनते, वो आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बन जाना देते। तो एक बात तो ये हुई। दूसरा पहलू ये है, मैंने जिस तरह कहा कि चुसे हुए आम और चुके हुए बल, तो नेता जो हैं, जैसे नेता हैं, चाहे वो लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, अब इनकी जगह युवा चेहरों की दरकार वहां पर पूरी शिद्दत से महसूस की जा रही है, और युवा चेहरे ही उभर रहे हैं। जहां 32% आबादी वोटर्स जो है मुस्लिम और यादवों के हैं, उनके रहते हुए उनकी दम पर तेजस्वी यादव अपनी तेजस्विता के बूते पर सत्ता में वापसी का ख्वाब सजो रहे हैं। तो दूसरी तरफ जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने, जो कि चुनावी सलाहकार बनकर, रणनीतिकार बनकर कई पार्टियों को अपनी सेवाएं देकर, कहीं फेल होकर कहीं सफल होकर सारी उनका जीवन चला, और उन्होंने अंततः बिहार को अपना राजनीतिक मंच बनाया, और गांव-गांव घूमकर वो बिहार के लोगों को जागृत कर रहे हैं कि वो जनता दल यू और राजद जैसी पार्टियों के चंगुल में ना फंसे, जो कि जातिवाद की राजनीति करती हैं,
और बिहार के विकास के लिए उनका कोई विजन नहीं है। तो प्रशांत किशोर भी उभर रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव का वार हुआ है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का भी हुआ है। अब राष्ट्रीय जनता दल की हम बात करें तो चंडू खाने में ये खबर चल पड़ी इस बात के साथ कि केंद्रीय मंत्री पद छोड़कर चिराग पासवान जो है वो बिहार में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे, यानी परोक्ष रूप से कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, क्योंकि बीजेपी के पास में कोई युवा चेहरा प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के सामने नहीं है। तो वो जो है बीजेपी भी या भले ही किसी और को सीएम बनाए, लेकिन वो चेहरे के रूप में एक संभावित चेहरे के रूप में, युवा चेहरे के रूप में, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी के रूप में चिराग पासवान को आगे रखना चाहिए। निशांत कुमार इस दौड़ में अभी काफी पीछे हैं और परिवारवाद के जिस खिलाफत की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है वो बहुत आसानी से निशांत कुमार को, अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं होगी। तो इन सारी चीजों के बीच में एक बात साफ हो गई है कि बिहार में चुनाव नवंबर में है और ये चंडू खाने की बातें अभी से चलना शुरू हो गई। चीजें तो अभी पकना तो छोड़िए आप, अभी तो चीजों को पकने के लिए रखा भी नहीं गया। राजनीति की जो कहना चाहिए केटली में सियासत का पानी भर के भी उसको उबलने के लिए रखा भी नहीं गया है, लेकिन अटकलें और वही मैंने कहा चंडूबाजी की बातें चलना शुरू हुई हैं। फिर दूसरी बात, इस बात को हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि 2020 का जो चुनाव हुआ था उसकी परिस्थिति और हालात बिल्कुल अलग थे, और 2025 में आज जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा ने अपने जनाधार को और बढ़ाया है, उसके बाद स्थिति और अलग हुई है और बहुत सारे हालात बदले। कोई कहने लगे कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से और परिवार से निष्कासित करने का कोई नुकसान राजद को होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। या तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में कोई कमी आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तेजस्वी अच्छी टक्कर देगी, लेकिन बीजेपी और मजबूत बन के उभरेगी और वो खुद नीतीश कुमार को इस बात के लिए मजबूर कर देगी कि भाई अब आप अपना जो है जो गठबंधन का धर्म निभाने की जो आपने परंपरा चला रखी है, हमारी कम सीटें होने के बावजूद हमें मुख्यमंत्री बना रखा है, उससे हमें मुक्त कर दीजिए और आप कोई और दूसरा अपना मुख्यमंत्री चुन ले जिसको हम समर्थन दें। तो ये आने वाले दिनों के कयास हैं, लेकिन एक बात तय है कि चुके हुए चेहरों के बूते पर बिहार का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। युवा चेहरे, युवा तुर्क और लालू परिवार के युवराज यानी कि तेजस्वी यादव, यही मैदान में अपना वो दिखाएंगे। अब बात आएगी सीटों के बंटवारे को लेकर, तो एनडीए में 38 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि काफी उठापटक है। लोजपा भी चाहती है, जेडीयू भी सीटों को चाहती है, वीआईपी पार्टी भी उनमें से कुछ सीटें चाहती है, हम भी कुछ पार्टी सीटें चाहती है। इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल के सामने भी एक बहुत बड़ा संकट है कांग्रेस का। कांग्रेस अब वहां पर बहुत कम सीटों पर लड़कर अपने आप को सीमित दायरे में रखना या अपने को सिकोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो 70 सीटों पर दावा कर रही है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी सीटें कांग्रेस की बढ़ेगी और जो राष्ट्रीय जनता दल का जो महागठबंधन है उसकी सीटें घटेगी, उसमें जो है राजद का यानी राष्ट्रीय जनता दल का शेयर घटेगा, उतना ही नुकसान महागठबंधन को होगा और कांग्रेस के साथ में
लालू की पार्टी भी नीचे आएगी। लेकिन कांग्रेस भी बहुत आसानी से इस बार मानने वाली नहीं है और वो अपनी दावेदारी को 70 के नीचे या 50 का, जैसा कि लालू यादव की पार्टी 50 सीटें ऑफर कर रही है, तो उस पर आसानी से राजी नहीं होने वाली है। क्योंकि जब 2015 में जनता दल यू और महागठबंधन और कांग्रेस मिलकर लड़े थे तो 28 सीट कांग्रेस ने जीती थी। तो ऐसा नहीं है, पोटेंशियल कांग्रेस के पास है, लेकिन 70 सीटों पर लड़कर अच्छा स्ट्राइक रेट कायम रखना और उसके बस में या बूते में दिखता नहीं है। लेकिन इतना जरूर साफ है कि कांग्रेस की सीटें गठबंधन में अगर ज्यादा हुई तो लालू का जो राष्ट्रीय जनता दल है उसका स्ट्राइक रेट जरूर बिगड़ेगा। तो ये तो अभी अटकलबाजियों का दौर है, चला है। अभी 3 महीने कम से कम तो जो है इस तरह की बातें चलती रहेगी, लेकिन असली परीक्षा तो आएगी अब सितंबर के अंत में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, जब चुनाव नवंबर में होने को 1 महीना 1.25 महीने रह जाएगा। तब पर्दे पर्दे खुलेंगे और जो मंच है, सियासत का मंच है, उस पर जो है कौन किरदार कहाँ किस तरह से खड़ा हुआ है वो दिखेगी आपको, और उसका मंचन किस तरह से होगा, उस सियासी नाट्य मंचन में कौन जीत हासिल करेगा कौन नहीं करेगा, तब की बात है। लेकिन अभी सिलसिला चूंकि चंडू खाने की खबरों ने अभी से चलाना शुरू कर दिया है तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा मित्रों। लेकिन इनमें से अगर कुछ भी हमें ऐसा लगेगा जिससे अवगत कराना आपको जरूरी है तो हम निश्चित रूप से आपको कोशिश करेंगे कि आप तक अपनी बात पहुंचाएं। आप इसके लिए करते रहे हमारा इंतजार और अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर देते रहें, क्योंकि बिहार की राजनीति में, सियासत में वहाँ के जनमानस को पढ़ पाना बहुत आसान बात नहीं है। इसलिए आपकी प्रतिक्रियाएं हमें अपने आप को सुधारने का मौका और अवसर देंगे और हमें आपको और बेहतर तरीके से चीज़ों को विश्लेषण करके आपके सामने रख सकेंगे। मित्रों, आपको ये अंक अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले अंक का इंतजार करें। नमस्कार।